हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में आगे बढ़ेंगे एंड कल तक मैंने बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था एंड उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस थी वो मैंने अच्छे से तुम लोगों को समझा दी थी। आज से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके। अगर आज अपन बात करें सो बेसिकली हम टूल्स पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज होंगे। ठीक है, सो नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discussions that the genetic engineering or the recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tool that is the restriction enzyme। जैसे कि मैंने बताया था कि restriction enzyme बेसिकली molecular scissor है। पॉलीमरेज एंजाइम नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ पॉलीमराइज करने के लिए यूज होगा। लाइगेजेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, मॉलिक्यूलर सिजर है एंड ऑफ कोर्स आपका वेक्टर। ठीक है, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब इनके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करूँ लेमन लैंग्वेज में ये अपने कैंची है, सिजर की तरह काम करती है। In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of the bacteriophage in Escherichia coli। Escherichia coli में एक ऐसे दो एंजाइम मिले जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे, ठीक है, या अपोज कर रहे थे। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करते हैं। वर आइसोलेटेड कब? 1963 में इन दो एंजाइम्स को एसर्शिया कोलाई में से निकाला गया था। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए व्हाइल अदर कट द डीएनए। तो इन दो एंजाइम का काम क्या था? एक तो एंजाइम क्या कर रहा था कि वो मिथाइल ग्रुप को डीएनए से ऐड कर रहा था और दूसरा उसी डीएनए पे जहाँ पे मिथाइल ऐड हो रहा था वहां पर वो कट कर रहा था। इसी को ही हमने क्या बोला था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, क्या बोला था? लेटर दिस वाज नोन एज और कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। नाम से समझ में आ रहा है, एंडोन्यूक्लियस मतलब डीएनए के बीच में काटेगा। ठीक है, और अगर साइड में काट रहा होता, इधर किधर काट रहा होता, एक्सोन्यूक्लियस। नाउ द फर्स्ट जस्ट अ सेकेंड, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज द हिंद 2। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार पूछा जाता है ये कि पहला एंडो न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? सो दैट इज अ हिंद 2 whose functioning depended on the specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later। ठीक है, आपका ये जो हिंद 2 है ये क्या था? एंडोन्यूक्लियस था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, जो कि आपके एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे ही काटता था। ठीक है, और इसको हमने आइसोलेट किया था। बाद में आगे 5 साल बाद इसके कैरेक्टर्स को और भी आपका निकाला गया था कि और इसके क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं। ये जब हमने 5 साल बाद डिस्कवर किया इसके कैरेक्टर्स और क्या-क्या हैं, इट वाज फाउंड दैट हिंद 2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अ 6 बेस पेयर। होता क्या था? ये जो हिंद 2 है ये डीएनए में अपने जो जिस पर्टिकुलर 6 बेस पेयर को देखता था, सिर्फ उन्हीं जगह जाके वो काटता था, उधर जगह वो अटैक करता था। ठीक है, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2। नाउ बिसाइड हिंटू आपके इन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं अभी तक अपन ने डिस्कवर्ड किए हैं फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ ईच रिकॉग्नाइज डिफरेंट सीक्वेंसेस। ये क्वेश्चन नॉर्मली एज अ ट्रू और फॉल्स या इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछ लेते हैं कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उनको हमने आज तक डिस्कवर किया। ये वैल्यू याद रखना, फ्रॉम दी 230 स्ट्रेन्स। ठीक है, 230 स्ट्रेन में से। अब
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर अपन और बात करें तो द कन्वेंशन फॉर मैनेजिंग these enzyme is first letter of the name from the genus and the second two letter from the species। मतलब ये ई को R1 की अगर अपन बात करें तो ये फर्स्ट ई इज व्हाट, एसर्शिया, को इज फॉर कोलाए, ठीक है। आर उसका क्या है कि वो स्मूथ स्ट्रेन है कि रफ स्ट्रेन है, कैसी स्ट्रेन है वो। एंड वन इज द सीरियल नंबर जिसमें उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक which was isolated। Example, EcoR1 comes from the Escherichia coli RY1313। Now, in EcoR1, the letter R is derived from the strain. Done. Roman number following the name indicates the order in which the enzymes were isolated, that the strain of the bacteria. Done. Now, restriction enzymes belong to the larger classes of the enzyme called nucleases। सो एक एंजाइम के ही एक बहुत बड़ी क्लास होती है, उसका क्या होता है पार्ट, न्यूक्लियसेस एक क्लास होती है। उसमें न्यूक्लियसेस भी फर्दर दो डिवाइड होता है, एक एंडो और दूसरा होता है एक्सो, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया पीछे वाली साइड पे। सो एक एक्सो न्यूक्लियसेस और एक एंडो न्यूक्लियसेस। एक्सो न्यूक्लियसेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द end of the DNA, whereas endonucleases cuts at specific position within the DNA। मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड पे यही समझाया है, ठीक है, सिंपल और लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि यही चीज पीछे मैं समझा चुकी हूँ, यहाँ पर बस रीड किया। Now, each restriction endonucleases functions by inspecting the length of the DNA sequence। तो होता क्या है, restriction enzyme जो है अपना पूरा DNA को पढ़ेगा पहले, उसको जहाँ पे उसके जहाँ पर उसको जिस जैसे कि सपोज करो ताले की चाबी, ठीक है, सो ये चाबी है और ये ताला है। सो ये बेसिकली अपनी सीक्वेंस को ढूंढेगा, जहाँ पे भी इसका जो सीक्वेंस होगा उसको मिलेगा, वहां पर उसके एक बेस पेयर पहले कट कर देगा, ठीक है। सो वन इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, इट बाइंड्स टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। सो बेसिकली वो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट काटते हैं, वो आपके शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है उसको तोड़ते हैं, ठीक है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियस सीक्वेंस इन द डीएनए। सो वो बेसिकली वो रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस क्या होती है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। नाउ पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, सो पैलिंड्रोम्स वो होते हैं है पैलिंड्रोम्स होते हैं, जैसे चाहे आप उसको इस डायरेक्शन में पढ़ो चाहे आप उसको इस डायरेक्शन में पढ़ो, दोनों ही टाइम में जब आप पढ़ोगे तो एक जैसा ही आपको स्पेल होगा। जैसे कि यहाँ पर मलयालम लिखा है, तो मलयालम की जब आप स्पेलिंग देखोगे, सो भले ही जब आप राइट टू लेफ्ट जाओ या लेफ्ट टू राइट जाओ, तो दोनों ही तरफ से आपको स्पेलिंग सेम लग रही है, ठीक है। सो होता क्या है कि जो दो स्ट्रेंड्स होती है ना हमारी, कि एक होती है 3-5 और दूसरी होती है डीएनए की स्ट्रेंथ 3-5, ठीक है। सो यहाँ पर सीक्वेंसेस कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि जब भी अगर अपन चाहे 3-5 जाए, ठीक है, या 3-5 जाए, इस वाली डायरेक्शन में जाए चाहे इस वाली डायरेक्शन में जाए, दोनों ही टाइप में आपको सीक्वेंसेस सेम मिलने वाली है। सो एज अगेंस्ट द वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड्स इज रीड इन बोथ द डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन द डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ अ बेस पेयर दैट इज सेम, read same on the two strands when orientation of a रीडिंग इज केप्ट सेम। जब हम जो ओरिएंटेशन है दैट इज कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमें 3-5 पढ़ना है तो उतने में ही, जब अपन उसको सेम रखते हैं, मतलब कि जब हम ये सेम रखेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3-5 में ही पढ़ना है,
तब अपन को पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस मिलेंगी। मतलब मेरे का कहने का मतलब ये है कि जब अपन 3 डैश टू 5 डैश जाएँगे तब भी हमको सेम सीक्वेंसेस मिलेंगी, और जब हम 3 डैश टू 5 डैश इस नीचे वाली स्ट्रैंड में जाएँगे तब भी हमको सीक्वेंसेस सेम मिलेंगे। So for example, the following sequences read the same on the two strands in a 5 dash to a sorry, ये arrow है यहाँ पे 3 dash direction. This is also true for 3 dash to 5 dash in a direction. ठीक है। सो अगर अपन यहाँ पे बात करें इस पूरे एग्जाम्पल की, तो बेसिकली 5 डैश टू 3 डैश हम ये ओरिएंटेशन सेम रखते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो 5 डैश टू 3 डैश रीड करेगा। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है घटक सी, ठीक है। सो बेसिकली इको R1 का है आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आई थिंक ये पूरा वही हाँ, कोई ना, ठीक है। सो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, एंड यहाँ पर जब आप देखोगे, जब हम 5 डैश टू 3 डैश ही डायरेक्शन सेम रख रहे हैं, तब आप चाहे इस डायरेक्शन में पढ़ो चाहे इस डायरेक्शन में पढ़ो, दोनों ही सीक्वेंस में आपको सेम सीक्वेंसेस मिलेंगी बेस पेयर की। सो GAATTC इस डायरेक्शन में भी मिल रही है, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी GAATTC मिलेगी। आई होप ये चीज तुमको क्लियर हो गई होगी, एंड दिस इज नोन एज योर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। Now, restriction enzyme cut the strands of a DNA a little away from the center of the palindrome site. ठीक है, थोड़ा सा जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस चालू हो रहे हैं उसके थोड़े से दूर पर वो कट करेगा, ठीक है। बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस लिखा होगा, यहाँ पे भी GAAT और यहाँ पर भी GAT लिखा है, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर कट करेगा और यहाँ से यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। नाउ दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। अब इससे क्या होगा कि कुछ इस तरीके की सीक्वेंस बन जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ ये देखो कि जैसे ही आपके इस इको R1 जो है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसने अपने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, उसका सीक्वेंस है GAATTC। तो वो सेंटर से थोड़ी सी दूरी पर आपका कट करेगा, ठीक है। ये सेंटर है इसका, तो इसमें थोड़ी सी दूरी पे कट किया, ठीक है। फॉरेन डीएनए में भी और वेक्टर डीएनए में। अब एक चीज यहाँ पर है कि आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही यूज करोगे दोनों ही डीएनए को काटने के लिए, चाहे वो वेक्टर डीएनए हो चाहे वो फॉरेन डीएनए हो, ठीक है। सो अगर अपन जब वेक्टर डीएनए को काटेंगे और फॉरेन डीएनए को काटेंगे सेम आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो यहाँ पर बेसिकली सेंटर से थोड़ी दूर पे काटेगा ये। अब जैसे ही ये काटेगा आपका ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट अलग हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो बॉन्ड एच बॉन्ड जो यहाँ पे फ्री हुए हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे क्या, स्टिकी एंड्स, ठीक। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so there are overhanging stretches called sticky ends on each strand. These are named as because they form a hydrogen bond with their complementary cut counterpart. ठीक है, so जो आपके G just a second रुको, मुझे पूरा सीक्वेंस ही बनाने दो यहाँ पे। Just a minute. GAAC and same goes here, your GAATTC, ठीक है। सो क्या होगा कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट करेगा। एक मिनट लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके, GAATTC, ठीक है। सो कट का करने वाला है, यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही कट करेगा ये, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, यहाँ से जी बचेगा और ये इस तरीके से कट होगा बेसिकली। जस्ट अ सेकेंड, ये इस तरीके से कट होगा ऐसा,
ये पूरा इस तरीके से कट होके अलग हो जाएगा। ठीक है? सो हमको क्या स्ट्रक्चर दिखने वाला है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने आने वाला है। ठीक है? अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जिससे कि आपके दूसरे नाइट्रोजन बेसेस जुड़े हुए थे, वहां पर ये अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फ्री हो चुका है। Stickiness of the ends facilitates the action of the enzyme DNA ligase। ठीक है, सो यही जो स्टिकी एंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सो ये बेसिकली डीएनए लाइगेज की हेल्प से जब हम दूसरा जो हमारा फॉरेन डीएनए होगा जिसको हमें यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है, तो उस यही स्टिकी एंड्स जो हैं वहाँ पर भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। तो ये दोनों स्टिकी एंड्स आपस में डीएनए लाइगेज की हेल्प से जुड़ जाएंगे एंड एक recombinant DNA का formation करेंगे। Now, restriction endonuclease are used in genetic engineering for recombinant, ठीक है? Now, molecules of the DNA which are composed of DNA from different sources or genomes. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of stickiness. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उस पिक्चर के थ्रू, these can be joined end to end by using DNA ligase. Done. Now, you may have realized that normally, unless one cut the vector and the source's DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. सो अनटिल एंड अनलेस अगर आप जब तक सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से नहीं काटोगे दोनों डीएनए को, फॉरेन डीएनए और होस्ट डीएनए, वो नहीं कटे, अब वो आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हमें सेम स्टिकी एंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट्स, द कटिंग ऑफ अ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, सो जब आप डीएनए फ्रेगमेंट्स का आइसोलेट करते हो तो ये बेसिकली क्या होता है कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स काट दिए डीएनए के। ठीक है, अब हम इनको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, मतलब ये हमारा पूरा डीएनए की स्ट्रैंड थी, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे उसके रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे आपके रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस को काटे। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हो गए हर साइज के, ये साइज हो गया, ये साइज हो गया, ये साइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में डालेंगे ताकि हम इन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर सके। ठीक है, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव नेगेटिवली चार्ज, अब जब मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, लाइक जब मैंने सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जो डीएनए के पास नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स के बेसिस पे हम डीएनए को सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डीएनए एक ऐसा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स द एनोड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और द मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इस प्रोसेस को पूरा पीछे देखते हैं। Nowadays, the most commonly used matrix is agarose। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछ ली जाती है कि आपका जो एगारोस जेल है हम उसको यूज करते हैं एज अ मैट्रिक्स। ठीक है, विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। नाउ, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, सो होता क्या है, इस तरीके से आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट होती है, कुछ शेप होता है रेक्टेंगल का जिसमें आपके एगारोस जेल भरा होता है या मैट्रिक्स भरा होता है, एंड यहाँ पर इस तरीके से वेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, वेल प्रेजेंट होती है। अब इन वेल्स में हम ये आपके अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाल देंगे, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज एनोड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज डीएनए पार्टिकल्स यहाँ डालोगे तो ये आपके मूव करेंगे टूवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज। अब सपोज करो यहाँ पे कितना बड़ा नेगेटिव चार्ज डीएनए है, एक यहाँ पर इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और इसको बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर इस तरीके का। तो जितना छोटा साइज होगा डीएनए फ्रेगमेंट का उतना फास्ट वो मूव करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइज बनाया है। सो एक ही टाइम पे ऑल दो रिलीज होंगे, पर जितना छोटा साइज होगा डीएनए फ्रेगमेंट का उतना फास्ट वो मूव करेगा। ठीक है, सो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू अ सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड बाय द एगेरोस जेल।
Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves. नाउ अब हमें पढ़ना है यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर। पहले उससे पहले हमें यहाँ देखना है ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पर हमने आपके सेम एंडोन्यूक्लियस से काटा दोनों वेक्टर को भी और फॉरेन डीएनए को, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर डीएनए जो है कट चुका है, फॉरेन डीएनए। अब हम इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और जो हमारा जो डिजायर्ड वाला फ्रेगमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब जैसे ये हमारा डिजायर्ड है, हम इसको लाइगेज की हेल्प से यहाँ पर प्लाज्मिड में वेक्टर में आपका अटैच कर देंगे। सो ये क्या बन गया? दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक। यहाँ पर दे रखा हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑरेंज बेंच शो कर रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से कलर का यहाँ पे बेंच दिखता है। सो बेसिकली ये ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। सो सबसे बड़ा वाला जो होगा वो पीछे की साइड होगा और सबसे छोटा साइज जो होगा वो सबसे आगे की तरफ होगा। डन। ओके। सो अगर हम अपन बात करें क्लोनिंग वेक्टर्स की, सो यू नो दैट द प्लाज्मिड्स एंड द बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। Bacteriophage, because of the high number per cell, have very high copy number and their genome within the bacterial cell. सो बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियोफेज में बहुत ज्यादा कॉपी नंबर, मतलब एक चीज का कॉपी करने का बहुत ज्यादा अच्छी टेंडेंसी होती है, फास्ट रेट होती है, ठीक है। सो दे हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। सो वो बहुत जल्दी जल्दी बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर लेते हैं। Some plasmids may have only one or the two copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies per cell. So अगर अपन बात करें प्लाज्मिड की, कुछ प्लाज्मिड्स की, तो उनके पास एक से दो कॉपीज प्रेजेंट रहती है, या फिर आपके कुछ और जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर आपको 15 टू 100 कॉपीज पर सेल भी देखने को मिल जाएगी। नाउ ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कि वो किस तरीके का बैक्टीरिया है, किस तरीके का स्ट्रेन है वो। नाउ इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद द बैक्टीरियोफेज और द प्लाज्मिड डीएनए, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage. So जैसे ही हम या तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए से हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ दे या फिर हमारे प्लाज्मिड डीएनए को जोड़ दे, ठीक है। जैसे ही हम उसको जोड़ देंगे, सो जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज डीएनए का या प्लाज्मिड डीएनए का कॉपी नंबर होगा, वो उसी हिसाब से आपका फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन डीएनए है वो अब बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए का ही पार्ट है। नाउ वेक्टर्स यूज्ड एट द प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प easy linking of the foreign DNA and selection of the recombinant from the non-recombinants. So अब इस तरीके की इंजीनियरिंग, अब इस तरीके का सेटअप हो गया है कि आप रिकॉम्बिनेंट को और नॉन रिकॉम्बिनेंट को बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। रिकॉम्बिनेंट कौन सा? जिसमें आपके ऑलरेडी जो फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है वो जुड़ा हुआ है। नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा? जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं है, ठीक है। So the following are the features that required to facilitate the cloning into the vector. तो सबसे पहले आता है हमारा origin of replication, ORI. So this is the sequence from where replication start. Origin, ठीक है। So यही वो एक sequence है जहां से replication start होगा किसी भी piece of DNA में। बस इतना याद रखना है। When linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So basically ORI जो है वो आपका दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, एक तो उसका कॉपी नंबर के लिए और एक उसका रेप्लिकेशन के लिए। ये तो रेप्लिकेशन में ओरिजिनेट करवाएगा और दूसरा कि ये कितना ज्यादा आपका कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number. Simple.
नाउ सिलेक्टेबल मार्कर्स, दूसरा पॉइंट, इन एडिशन टू द ओआरआई, अब हमारे वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। सो ओआरआई के अलावा द वेक्टर्स रिक्वायर अ सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्यों? क्योंकि ये आपके बेसिकली हेल्प करते हैं, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है और जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है उनको डिफ्रेंशिएट करने में। सो विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants. डन। ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हो गए? जो आपके रिकॉम्बिनेंट वाले हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हो गए? जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले हैं। डन। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ अ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली कौन सा प्रोसीजर है? जब हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब होस्ट में डालेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स सच एज एम्फिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन are considered useful as a selectable markers for the E. coli. Again a very important point. ठीक है। सो ये आपका बेसिकली हमारे पास जो सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड में, ई कोलाई में, वो होते हैं एम्फिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन। ठीक है। नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। थोड़ा यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा कि हम जब ई कोलाई में से प्लाज्मिड निकाल रहे हैं, उसमें हम ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना के उसको डाल रहे हैं दोबारा से, तो फिर ये मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सो बेसिकली क्या होता है, जो हम ऑलरेडी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल ई कोलाई होता है, जो हमारा ई कोलाई होता है उसके अंदर जो नेचुरल प्लाज्मिड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स डालते हैं। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स पहले से प्रेजेंट नहीं होते बैक्टीरियाज में, इनको हम ऑलरेडी डालते हैं। ठीक है। अब ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स आपके यहाँ प्रेजेंट हो चुके हैं, सो ये हमारा न्यू प्लाज्मिड बन के रेडी हो गया जिसमें आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अब हम इसको एज अ वैक्टर यूज करेंगे। ठीक है। अब हम इसको एज अ वैक्टर यूज करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है। ठीक। नाउ क्लोनिंग साइट, तीसरी चीज, in order to link alien DNA, the vector need to have a very few, preferably single recognition site for the commonly used restricting enzyme. Presence of more than one recognizing sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. So basically अगर एक आपके पर्टिकुलर वेक्टर में बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रेजेंट है, तो वो बहुत सारे फ्रेगमेंट प्रोड्यूस कर देगा एंड इसकी वजह से जीन क्लोनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। द लाइगेशन ऑफ द डीएनए इज कैरीड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन एट साइट, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पे जो आपका एंडोन्यूक्लियस था उसने काटा था, वहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। उस स्टिकी एंड्स की वजह से लाइगेज की हेल्प से हमने दोनों ही फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को जोड़ा in one of the two antibiotic resistance gene. For example, you can ligate foreign DNA at BAMH1 site of a tetracycline resistance gene in the vector PBR322। ये इम्पोर्टेंट है। इसका भी एक जो फोटो है वो मैंने लगा रखा है, वो भी देखते हैं। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल हैव सिलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। सो बेसिकली आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहानी क्या चल रही है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब हम इस पिक्चर पे आते हैं, फिर समझते हैं चीजों को। तो हमने क्या किया कि हमारा ये जो ई कोलाई का प्लाज्मिड था उसमें एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को हमने जीन उसमें डाल दिया। ये हमने ओरिजिनल जो हमारा प्लाज्मिड था उसको मॉडिफाई किया। अब हमको इसमें हमारा फॉरेन डीएनए डालना है। ठीक है। अब हमको इसमें हमारा फॉरेन डीएनए डालना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन जो एनसीईआरटी की लाइन है, जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन है उसको हम एंडोन्यू, जैसे ये हमारा डीएनए का पार्ट है। ठीक है। अब हम इसको सेम
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे इसको भी और इसको भी, ठीक है। सो जो टेट्रासाइक्लिन जीन का जो पार्ट है उसको अलग कर देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जगह, इस टेट्रासाइक्लिन जीन की जगह, इस पर्टिकुलर की जगह हम अब ये वाला जो हमारा डीएनए था, ये वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट था फॉरेन डीएनए का, उसको यहाँ पर लाइगेट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे। अब ये क्या हो गया, अब जब मैं इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराऊंगी, ठीक है, तो वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अब जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो अब खत्म हो चुका है, उसकी जगह हमने क्या डाल दिया, ये फॉरेन डीएनए डाल दिया। सो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपका ये वाला प्लाज्मिड जो है, ये हमने अभी अभी बनाया है, रिकॉम्बिनेंट वाला है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है। एंड यहाँ पर रेड वाला जो है वो आपका कौन-सा प्लाज़्मिड है? ये वाला प्लाज़्मिड है, ठीक है? ये जिसमें आपका टेट्रासाइक्लिन रेज़िस्टेंट जीन प्रेज़ेंट है। सो अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे दोनों बैक्टीरियाज़ को, इस दोनों प्लाज़्मिड्स को मैं क्या करूँगी, ऐसे कंटेनर में रख दूँगी, ऐसे कल्चर में रख दूँगी सॉरी, जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन प्रेज़ेंट होगा। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा जो ये नया वाला डीएनए था, जो नया वाला प्लाज़मिड था, वो ग्रो नहीं कर पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेज़िस्टेंस जीन प्रेज़ेंट नहीं है, ठीक है? सो वो टेट्रासाइक्लिन को रेज़िस्ट नहीं कर पाएगा एंड वो ग्रो नहीं कर पाएगा। वहीं पे ये वाला जो प्लाज़मिड है, ये ग्रो कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेज़िस्टेंस जीन प्रेज़ेंट है। ठीक, अब तुम बोलोगे मैम जब हमने इसको मार दिया या फिर खत्म कर दिया, अब ये डुप्लीकेट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं बना सकता, तो फिर हमने क्यों यूज़ किया? तो बेसिकली बच्चों ये अकेला एक नहीं है, इसकी सबसे पहले हमने बहुत सारी ई कोलाई में डाल के कॉपीज़ बना ली, ठीक है? सो जस्ट कि कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने एक-एक करके बताया, ठीक? और हाँ, ये वाली जो पिक्चर है ना इसको मन में बिठा लेना, ध्यान से देख लेना क्योंकि एक-एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। डन? नाउ moving towards the next slide, the transformants growing on a ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinant will grow in the ampicillin containing medium but not on the containing tetracycline. अब हमने टेट्रासाइक्लिन वाला देखा, अब मैंने क्या किया, सेम उसी की तरह एक और कॉपी बना ली थी दूसरी ब्लू कलर की, दैट इज जो हमारा जिसमें फॉरेन डीएनए था और जो हमारा ओल्ड डीएनए था। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो डीएनए होगा ये भी एम्फिसिलिन में ग्रो कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपका जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो स्टिल प्रेजेंट है। डन। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स, दोनों में ही ग्रो कर जाएगा क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक दोनों ही रेजिस्टेंट प्रेजेंट है, आपका एम्फिसिलिन भी और टेट्रासाइक्लिन भी, ठीक है। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प्स इन selecting the transformants whereas the other antibiotic resistance gene get inactivated due to the insertion of the alien DNA एंड हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट। सो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही हमने जो टेट्रासाइक्लिन वाला पार्ट था उसमें हमने जैसे ही फॉरेन डीएनए जोड़ा, उससे क्या हुआ कि हमारा जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था वो इनएक्टिवेट हो गया क्योंकि वो हट चुका है, ठीक है। अब वो ग्रो नहीं कर पाएगा टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंस में, सॉरी कल्चर में, ठीक है। सो इससे बेसिकली हमने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट किया। Done. Now, selection of the recombinants due to inactivation antibiotic is a cumbersome procedure. अब ये बहुत ज़्यादा थका देने वाली प्रोसीजर है कि पहले इस टेट्रासाइक्लिन में डालो कि ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर एम्फिसिलिन में डाल के देखो कौन सा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला है। तो हमें कुछ ऐसा है, ऐसा चाहिए कि जो आपका कम टाइम लगे, कम एनर्जी लगे और हमें फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल जाए। So because it requires simultaneous plating on the two plates having different antibiotics, therefore alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from the non-recombinants. Done?
ऑन द बेसिस ऑफ देयर टू प्रोड्यूस कलर। सो यहाँ पर अब हमने कलर को यूज किया कि जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होगा और जो नॉन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सो this recombinant DNA is inserted within the coding sequence of the enzyme beta galactosidase. This results into the inactivation of the gene of the synthesis of the enzyme, which is referred to as insertional inactivation. So basically यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, यहाँ कोडिंग प्रेजेंट होगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर लाके फॉरेन डीएनए लगा दिया। ठीक है, नॉर्मल अगर होता, अगर नॉर्मल, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये नॉर्मल प्लाज्मिड होता इस तरीके से एंड यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज अभी प्रेजेंट है, सो ये जीन प्रोड्यूस करता जो कि कलर निकालता, ठीक है, कलर एमिट करता। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉरेन डीएनए लगा दिया, तो इससे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर डीएनए का इंसर्शन किया, नए फॉरेन डीएनए का इंसर्शन किया, और जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि कलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर colonize if the plasmid in the bacteria does not have an insert। ठीक है, सो जब अब हम इसको जब ग्रो कराएंगे, सो ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो कलर प्रोड्यूस करने वाला सीक्वेंस था उसके अंदर तो हमने इनएक्टिवेशन कर दिया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो कलर प्रोड्यूस कर रहा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो रिकॉम्बिनेंट है। Presence of insert results into the insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। Vectors of for colony gene in plants and animals। अब हमें plants और animals में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेक्टर यूज हो सकता है। सो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन into the plants and animals from the bacteria and the viruses which have known this for ages. Now how to deliver gene to transfer eukaryotic cell and force them to do what bacteria or virus want। So एक यूकैरियोटिक सेल में आपको एक ऐसी चीज डालनी है, बैक्टीरिया या फिर वायरस डालना है, ठीक है, फोर्सफुली, ताकि वो अपना काम करवा सके इस यूकैरियोटिक सेल से। सो फॉर एग्जाम्पल एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। सो Agarobacterium tumefaciens, pathogen of a several dicot plant, is able to deliver a piece of a DNA, जिसे आप क्या बोलते हो, tDNA। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये tDNA प्रोड्यूस करता है टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। सो ये एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन क्या करता है, ये डाइकोट प्लांट्स पे अटैक करता है, वहां पर tDNA प्रोड्यूस करवाता है ताकि जो नॉर्मल प्लांट सेल है वो कैंसरस सेल की तरह कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए उनमें, और वो एक केमिकल सिक्रीट करे जिसकी वजह से पैथोजन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस किस में यूज होते हैं, एनिमल्स में, have the ability to transform the normal cell into the cancer cell। ठीक है, सो रेट्रोवायरसेस में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को एनिमल्स में कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय द पैथोजन in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogenic into a useful vector for delivering gene to insert to human interest to human। So basically अब ह्यूमंस का दिमाग तो होता ही है खुरापाती, उनको तो चाहिए होता है कि अरे ऐसा कुछ मिल जाए ताकि मैं ये वाला काम कर सकूं। सो हमारे साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने दिमाग लगाया कि
अगर मैं एगेरोबैक्टीरियम टुमेफिकेशन के प्लाज्मिड को लेके उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और वो कैंसरस सेल ना प्रोड्यूस कर सके, बट वो कुछ ऐसा कर सके जो हमारे डीएनए को, जो हम बनाना चाहते हैं, रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो करवा सके, सो इट्स वेल एंड गुड। एंड सेम गोज फॉर योर रेट्रोवायरसेस। ठीक है। So the TI, that is the tumor-inducing plasmids of the Agarobacterium tumefaciens, has now been modified into a cloning vector, which is no more pathogenic, ठीक है, to plants, but is still able to use mechanism to deliver gene for our interest into a variety of plants. तो अब हमने क्या किया, जो Agarobacterium tumefaciens का जो TI प्लाज्मिड था उसको मॉडिफाई कर दिया और उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया कि अब वो हमारे प्लांट्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, बट वहाँ पे सेम मैकेनिज्म के थ्रू अपने जो सेल को यूज कर सकता है, यूकैरियोटिक सेल को, और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवा सकता है। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस के साथ भी वही किया, हम हैज आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ हैज बीन यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू द एनिमल्स। तो ये दोनों जो नाम है, रेट्रोवायरस एंड एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन का टीआई प्लाज्मिड, आपको याद रखना है। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transformed into the bacterial plant or animal host where it multiplies. सो ये कुछ इस तरीके से अपन ने यहाँ पर पढ़ा था स्टार्टिंग में, यहाँ पर ये इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। ठीक है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था उसको इकोलाई में डाला, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस सेल ने डिवाइड किया तो सेल के अंदर ही साथ साथ आपका वो जो फॉरेन डीएनए है वो भी रेप्लिकेट हो रहा है विद दी प्लाज्मिड। ठीक। ओके। अब यहाँ पे आते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। सो बेसिकली ये जो कॉम्पिटेंट होस्ट होता है, ये हम इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं ताकि ये आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सके। ठीक। तो सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा देखो, इसको ऐसे समझो कि हम इस तरीके से ऐसे होस्ट को इस तरीके का बना देते हैं ताकि वो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है। सो हमारा डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक। सो ये आपका सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। अब ये सेल मेम्ब्रेन से पास क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। ठीक है। सो इन order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent. Competent मतलब उस एबिलिटी होनी चाहिए उसको एक्सेप्ट करने की। ठीक है। to take up the DNA. This is done by treating them with a specific concentration of a divalent cation. यहाँ पे basically कैल्शियम आयन यूज किया जाता है। ठीक है। विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द डीएनए एंटर्स इन द बैक्टीरिया थ्रू द पोर्स इन द सेल। सो बेसिकली क्या होता है कि आपके जो सेल है, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है या जिसके अंदर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है, जो हमारा होस्ट है, उसको जब हम कॉम्पिटेंट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले उस सेल को हम डाइवेलेंट कैटायन में डालते हैं। ठीक है। ताकि जो पोर्स हैं आपके बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के वो बड़े हो जाए, होल्स जो है वो बड़े हो जाए, डीएनए जो है वो इजिली एंटर कर जाए। So recombinant DNA can then be forced into a such cell by incubating the cell with the recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly on 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक एंड देन पुटिंग बैक ऑन अ आइस। तो बेसिकली ये होता है, सबसे पहले हमने उसको कल्चर, बैक्टीरिया को हमने कैल्शियम आयन के कल्चर में डाला। ठीक है। वहां पे होल्स बड़े हो गए। अब हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया को आइस कूलिंग शॉक दिया। ठीक है। आइस पे रखा। फिर हमने फटाफट से उसको ऐसे कल्चर पे रखा जहां पे 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। ठीक है। और फिर फटाफट से उसको वापस से आइस पे रख दिया। ठीक। दिस enables द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इस प्रोसेस से ये जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो यूकैरियोटिक, सॉरी, आपका जो बैक्टीरिया है, जो होस्ट है, वो ले सकता है। ठीक। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा थका देने वाली प्रोसेस होती है। सो इसको ऐसा ना हो कि मतलब थके ना इंसान या प्रोसीजर्स ज़्यादा टाइम ना ले, इस वजह से हमने और भी चीज़ें
डिस्कवर करी है। सो दिस इज नॉट ओनली द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल इन अ मेथड known as micro injection. Recombinant DNA is directly injected into a nucleus of an animal सेल। सो माइक्रो इंजेक्शन जो है वो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में यूज किया जाता है जब हमको एनिमल सेल के न्यूक्लियस में एलियन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस करना होता है। नाउ इन अदर अनदर मेथड suitable फॉर द प्लांट्स। अब हमें प्लांट्स के लिए पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा चुकी है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्लांट्स में क्या होगा, सेल्स आर bombarded with a high velocity of the micro particles of a gold or tungsten coated with DNA in a method known as biolistic or the gene gun. सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारे प्लांट सेल होता है ना, उसमें आपके गोल्ड से जो गोल्ड या टंगस्टन जो होता है उसके ऊपर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको इतना जोर से आप बॉम्बार्ड करते हो सेल में कि ये डायरेक्ट जो प्लांट सेल है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, सो इस किसकी हेल्प से करते हो, बायोलास्टिक या फिर जीन गन की हेल्प से। और दूसरा है आपका इम्पोर्टेंट and the last method used disarmed pathogen vectors, which, when allowed to infect the cell, transfer the recombinant DNA into the host. Now that we have learned about tools constructing recombinant DNA molecule, let us discuss the process of facilitating DNA technology. So this will be going टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी तक आप बस देखो कि क्या क्या हमने यहाँ पर टूल्स डिस्कस करे हैं। एंड अगर आपको कोई भी चीज गड़बड़ लगे या कोई भी चीज समझ में ना आए, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।